हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले उनको देखें, उसके बाद में इस क्लास को स्टार्ट करें। आज ये 12वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन से आज का, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। न्यायपालिका जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या होती है? कानून का बनाना, कि कानून का निष्पादन करना, कि कानून का न्याय निर्णय करना, कि कानून को लागू करना होता है। तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कानून का न्याय निर्णय करना। क्या होता है? कानून का न्याय निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? बंद जो होता है वो असंवैधानिक होता है। किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी? कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, कि केरल के उच्च न्यायालय ने, कि उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने? तो वर्ष 1997 में सबसे पहले केरल के उच्च न्यायालय ने क्या घोषणा की थी? कि जो बंद होता है ये असंवैधानिक होता है। क्या होता है? असंवैधानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1997 में केरल के उच्च न्यायालय ने कहा कि जो बंद होता है वो असंवैधानिक होता है। ठीक है। और ये केस था भरत कुमार के पछिला बनाम केरल। जो भरत कुमार के पछिला बनाम केरल का जो केस था उसमें केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि बंद जो होता है वो एक असंवैधानिक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। किसमें? गोलकनाथ का मामला, कि केशवानंद भारती मामला, कि मिनर्वा मिल्स का मामला, कि उपर्युक्त सभी मामले में? तो किस में ये बात की गई है? तो उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है कि मौलिक अधिकारों की प्रमुखता जो होती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की गई है, वो गोलकनाथ मामला में कही गई है। गोलकनाथ मामला जो पंजाब का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित होते हैं। ठीक है। और उनसे उनसे ज्यादा वरीयता प्रदान की गई है मौलिक अधिकारों को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? विधायिका होती, कार्यपालिका होती, राजनीतिक दल होता, कि न्यायपालिका होती? तो न्यायपालिका होती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के तहत कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता। और 226 के तहत कौन होता है? हाई कोर्ट होता। 226 के तहत कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। जबकि 232 के अनुच्छेद 32 के तहत कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्षमता अथवा कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, कि संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, कि विशेष बहुमत यहाँ पे बहुमत होगी, विशेष बहुत संख्या सहित संसद के दोनों, नहीं, विशेष बहुमत विशेष बहुमत संख्या सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुसंख्या के सहित संसदों नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का कार्य क्या था? क्या अर्थ होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? स्वयं अपने निर्णय का निरीक्षण करना, कि देश में न्यायपालिका के कामकाज का निरीक्षण करना, कि कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, कि संविधान का आवधिक पुनर्निरीक्षण करना। आवधिक जो पुनर्निरीक्षण होता है वो करना होता है।
तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो कार्य का अर्थ होता है वो कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन से, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्श दायी अधिकार क्षेत्र, अपीली और परामर्श दायी अधिकार क्षेत्र, मूल अपीली और परामर्श दायी अधिकार क्षेत्र। तो कौन कौन से प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 131 में तो अपीली अधिकार दिए गए हैं। कौन से अपीली अधिकार दिए गए हैं? 131 के तहत 131 में अपीली अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। जबकि परामर्शदायी जो अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी, मूल अधिकार 131 में मूल अधिकार होते हैं, जबकि 132 में क्या होते हैं, अपीली अधिकार होते हैं। 133 में क्या होते हैं, परामर्शदायी अधिकार होते हैं, परामर्शदायी अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार और 132 के तहत अपीली अधिकार होते हैं और 133 के तहत परामर्शदायी अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? परामर्शदायी अधिकार होते हैं। ठीक है, 133 के तहत नहीं, 143 के तहत होते हैं, 143 के तहत होते हैं, परामर्शदायी अधिकार होते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो उच्चतम न्यायालय होता है वो राष्ट्रपति को क्या परामर्श दे सकता है, अनुच्छेद 143 में ये बात की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे मूल अधिकार भी होते हैं, मूल अधिकार भी प्राप्त होते हैं, अपीली अधिकार और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन से संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो होता है वो आधारित होता है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, कि पूर्ण निर्णय तथा परिपाटी ऊपर। तो संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा होता है? उच्च न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है, सिविल न्यायालय होता है, कि उच्चतम न्यायालय होता है? तो अंतिम जो अपीली न्यायालय होता है वो आपका उच्चतम न्यायालय होता है। क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 132 में यह बात की गई है कि सिविल जैसे होती है, सिविल और डांडिक जो कार्यवाही होती है उनको निर्णय जैसे है, कोई भी निर्णय है उसको क्या होता है, अंतिम आदेश के लिए अपील आप कहाँ कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अनुच्छेद 323 ए के तहत, 329 के तहत, कि 343 के तहत, कि 343 के तहत। तो अनुच्छेद 323 के तहत जो होती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, 23 ए के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक जो प्राधिकरण होते हैं, अधिकरण के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। इधर दिया है संघराज्य क्षेत्र, इधर कार्य क्षेत्र उच्च न्यायालय के दिए हैं। तो पांडिचेरी जैसे होता है, पांडिचेरी का जो उच्च न्यायालय होता है वो उसका कौन सा होता है? पांडिचेरी का जो उच्च न्यायालय होता है वो क्या होता है? पांडिचेरी का उच्च न्यायालय कौन सा होता है? पांडिचेरी का होता है जो वो मद्रास उच्च न्यायालय होता है। कहाँ होता है? मद्रास उच्च न्यायालय होता है। जबकि लक्षद्वीप का जो न्यायालय होता है वो कौन सा होता है? वो केरल न्यायालय होता है। जबकि दमन और दीव का मुंबई न्यायालय होता है। अंडमान निकोबार का न्यायालय क्या होता है? कोलकाता होता है। क्या होता है? कोलकाता होता है। ठीक है, पांडिचेरी का मद्रास होता है, अंडमान निकोबार का कोलकाता, लक्षद्वीप का केरल होता है, दमन और दीव का मुंबई होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला जो न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है, कि मुख्यमंत्री के द्वारा होती, कि विधि मंत्री के द्वारा होती, कि राष्ट्रपति के द्वारा?
तो अनुच्छेद 233 के वन पार्ट वन में कहा गया है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उच्च न्यायालय के वो भी होती है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन है? इनकी नियुक्ति जो होता है जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद इसमें 233(1) में ये बात कही गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? नेशनल ट्रिब्यूनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है किससे संबंधित मामलों को देखता है? ये आपराधिक मामलों को देखता है कि ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी मामले, कि सिविल मामले, कि पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण मामले देखता है? तो ये आपका जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित है तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मुद्दों को देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आगे कैग से संबंधित। अब कैग से संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री करता है, कि लोकसभा करता है? तो देखो, अनुच्छेद 148 के तहत क्या होता है? 148 में ही कैग की बात की गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई। अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती? 6 वर्ष होती है, 65 वर्ष की आयु तक होती, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कि 64 वर्ष तक होती है? कि 64 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है, जो भी पहले हो की नियुक्ति होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत के नियंत्रक एवं भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते? लोक लेखा समिति के लिए, प्राक्कलन समिति के लिए, कि वित्त मंत्री के लिए, कि लोक उपक्रम जो समिति होती उसके लिए कार्य करते हैं? तो जो भारतीय जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं एक मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करते हैं, ये लोक लेखा समिति के लिए करते हैं। किसके कार्य में करते हैं? लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है, गृह सचिव होता है, कि प्रधानमंत्री होता है? तो कौन होता है? तो केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? सिविल अधिकारी कौन होता है? वो होता है मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता? मंत्रिमंडल सचिव होता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 93 नहीं है इसमें। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? योजना समिति होती, केंद्रीय मंत्रिमंडल होती, संसद होती, कि राष्ट्रीय विकास परिषद होती? तो देश में पंचवर्षीय जो योजनाएं होती थी उनका अनुमोदन कौन करता था? सर्वोच्च निकाय, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है, कि विधि मंत्री करता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता, अनुच्छेद 76 जो होती, 76 जो आर्टिकल होती, उसमें महान्यायवादी की बात की गई है, जबकि 148 में किसकी? कैग की बात की गई है। ठीक है, कैग की बात की गई है, कैग की बात की गई है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा। तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से,
अगला क्वेश्चन से भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? उच्चतम न्यायालय में, कोई भी उच्च न्यायालय में, कोई भी सेशन न्यायालय में, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में होता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होती है इसको सुनवाई का अधिकार जो अनुच्छेद 73 में इसके कर्तव्यों की बात की गई, उसमें कहा गया है कि भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में इसे सुनवाई का अधिकार होता है। कोई भी विधिक अधिकार न्यायालय हो सकता है, उसमें भी सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का महान्यायवादी को, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को? तो किसको नियुक्त किया जा सकता है? किसको आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे संसद को अपनी राय देने के लिए क्या हो सकता है? उसे आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी जो होता है, जब वो संसद पे सलाह देने के लिए जाता है तो एक दिन का वो कितना चार्ज लेता है? 14,000 रुपये लेता है। और जब वो दिल्ली के बाहर, दिल्ली में जैसे सुनवाई के लिए जाता है तो एक दिन में कितना लेता है? वो आपका लेता है 40,000 रुपये लेता है एक सुनवाई का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध के द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध के द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा स्थापित नहीं है? वित्त आयोग होता, योजना आयोग होता, संघ लोक सेवा आयोग होता, चुनाव आयोग होता है। तो 312 में किसकी बात की गई है? 315 में संघ लोक सेवा की बात की गई है और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई। योजना आयोग तो कोई भी नहीं होता। ठीक है। 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। 124 में चुनाव आयोग की, निर्वाचन संबंधी चुनाव आयोग की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक? क्या होता है इसमें? तो इसमें जो कहा गया है कि वो 6 वर्ष व 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो अपने पद पर रहेंगे, जो भी इसमें पहले हो। तो 299 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों को कार्यकाल है वो अनुच्छेद 316 में कहा गया। किसमें कहा गया? 316 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं का एक विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, पक्षपात के दिए गए विकल्पों में से सही। तो भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता होती तटस्थता एवं निष्पक्षता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये दोस्तों क्लास समाप्त होती है और आप सभी को लोगों को मैं मिलूंगा कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं, और ये भी अब समाप्त होने की ही कगार पे है। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन ही बचे होंगे, क्योंकि इसमें मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा आपको कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।